हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज़ ओहम्स लॉ। सबसे पहले ओहम लॉ की स्टेटमेंट आएगी जी। स्टेटमेंट को समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास ये एक कंडक्टर है, अ पीस ऑफ वायर है। लेट्स से हमारे पास कॉपर की एक वायर है, ठीक है। आपने इस वायर में से करंट पास करवाना है, आई करंट। तो ये करंट कितना पास करेगा इसमें से, ये डिपेंड करता है कि आप कितने वोल्ट की बैटरी या सेल यूज़ करते हैं। तो किसी भी कंडक्टर में से गुजरने वाला जो करंट है ये डिपेंड करेगा कि आप उसके क्रॉस कितना पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर एक वायर है, इस वायर में से आपने कोई करंट आई गुजारना है। अब ये कितना करंट गुजारना है, ज़्यादा करंट गुजारना है या कम करंट गुजारना है? जितना करंट गुजारना हो उसी के मुताबिक आप बैटरी लगाएंगे। तो इट मीन्स जो करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर है, आई इज द करंट विच इज पासिंग थ्रू कंडक्टर। करंट passing through conductor depends on potential difference applied across it. Potential difference, potential difference भी कह सकते हैं, potential भी कह सकते हैं, दोनों बातें ठीक है। Applied across it. तो किसी भी वायर में से गुजारे जाने वाला करंट जो है वो उस वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। अगर पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा करंट गुजरेगा, अगर पोटेंशियल कम होगा तो कम करंट गुजरेगा। समझ आ रही बात की? ठीक है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, एक कंडीशन ज़रूरी है। क्या कंडीशन? क्या है कंडीशन? ये है कि फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में क्या आ जाता है? टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स सेम। शर्त यह है कि वो जो आपने वायर ली है उसकी फिजिकल स्टेट, और यहां पर फिजिकल स्टेट से क्या मुराद है? उसका टेम्परेचर, वो क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए, उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। वो ना हो करंट अगर आप ज़्यादा करते जाएं तो टेम्परेचर में वेरिएशन आए, फिर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। टेम्परेचर शुड रिमेन्स कांस्टेंट। उसके कांस्टेंट रहते हुए जितना आप करंट बढ़ाना चाहते हो वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? पोटेंशियल के ऊपर। पोटेंशियल ज़्यादा कर दोगे तो करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। पोटेंशियल कम करोगे तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। यही बच्चे इसकी स्टेटमेंट है। समझ आई बात की? मैं इसी चीज़ को इधर लिखने लगा हूं कि करंट, नोट कीजिएगा प्लीज, करंट पासिंग थ्रू a conductor is directly proportional to the potential applied across it, provided that, शर्त ये है कि फिजिकल स्टेट और फिजिकल स्टेट में क्या आ गया? टेम्परेचर। remains constant।
कि टेम्परेचर के अंदर कोई वेरिएशन नहीं आनी चाहिए, टेम्परेचर शुड रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपके पास जो करंट है वो डिपेंड करेगी अप्लाइड पोटेंशियल। तो मैं इसको रिपीट करता हूँ जी स्टूडेंट्स, हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? करंट के बारे में। करंट किस में से गुजर रही है? कंडक्टर में से गुजर रही है, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंडीशन क्या है कि फिजिकल स्टेट, और फिजिकल स्टेट में क्या आ जाता है? टेम्परेचर, वो क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए या सेम रहना चाहिए। जी ये क्लियर है सबको? कोई मसला तो नहीं इसमें? ओके। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अच्छा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एक दो पॉइंट बड़े ट्रिकी हैं और अमूमन स्टूडेंट उसमें परेशान होते हैं। सब बच्चों का ध्यान इधर होना चाहिए जी। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गौर कीजिए, मैं लिख रहा हूं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। I क्या है? I इज द करंट विच इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर। जी वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये मेरा भाई मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया, किसके? पोटेंशियल के। तो ये मैंने पोटेंशियल लिख दिया। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ओके, अब I एज इट इज, हम सबको पता है कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करें तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है। तो इधर मैं लिखूंगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मल्टीप्लाई बाय V। देख लीजिए I एज इट इज, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करके इक्वल, साथ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और V एज इट इज। यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या आएगा? I एज इट इज, यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, ध्यान से देखिएगा, कैपिटल G मल्टीप्लाई बाय V। सर ये कैपिटल G क्या लिख दिया आपने? फिर कैपिटल G इज द कंडक्टेंस। दिस इज कंडक्टेंस। बाज लोग कंडक्टेंस को C से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल बुक्स में कैपिटल G से इसको रिप्रेजेंट किया गया। मैं वही सिंबल यूज करूंगा। तो I इज इक्वल टू G मल्टीप्लाई बाय V। स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड, दिस कंडक्टेंस G विच इज कंडक्टेंस इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस which is capital R. Conductance G is the inverse of resistance। कंडक्टेंस को कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस को कैपिटल R से। तो फिर मैं कह सकता हूं G किसके इक्वल है? 1/R के इक्वल है। तो आपके पास ये रिलेशन क्या बन गया? I एज इट इज, कैपिटल G की जगह क्या आ जाएगा? 1/R आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय V आ जाएगा। अब R जो है वो इधर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, उधर जा क्या होगा? तो इसका मतलब ये हुआ V किसके इक्वल आ गया? I इंटू R इक्वल। एंड दिस इज योर ओहम्स लॉ। दिस इज योर ओहम्स लॉ। पॉइंट टू बी नोटेड प्लीज। जी यहां तक क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? सबको क्लियर है? ओके। अच्छा, अब अगर इसका ग्राफ ड्रा करें, ग्राफ में बड़े ट्रिकी एमसीक्यूज हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ में देखिए
वाई एक्सिस पर उसने किसको लिया हुआ है, आई को लिया है या वी को लिया है, आई को, और एक्स एक्सिस पर वी को। ये आपके पास, इस ग्राफ को ध्यान से समझना है, इसमें बड़ी गड़बड़ कर जाते हैं बच्चे। आई और वी के दरमियान अगर ग्राफ ड्रा किया जाए तो दिस ग्राफ मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन, दिस ग्राफ मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन, मीन्स आई इज प्रोपोर्शनल टू, तो फिर ये ओहम लॉ को ओबे करेगा, अदरवाइज ये ओहम लॉ को ओबे नहीं करेगा। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है ये ग्राफ किस लॉ को ओबे कर रहा है, ओहम्स लॉ को, ये ओहम लॉ को ओबे कर रहा है। समझ आ गई बात की? अच्छा, जब आप ग्राफ को डिस्कस करते हो ना स्टूडेंट्स, तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्लोप। आपको किसी भी ग्राफ की स्लोप निकालनी है। स्लोप किसके इक्वल होती है? स्लोप को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट फार्मूले हैं। स्लोप को हम टेंजेंट थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और स्लोप डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स के भी इक्वल होती है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा, या शॉर्टली इसको आप वाई ओवर एक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये स्लोप के मुख्तलिफ फार्मूले हैं। टेंजेंट थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल हो तो वो अप्रॉक्सीमेटली थीटा भी हो जाए। स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, मतलब वाई वाली क्वांटिटी ऊपर आएगी और एक्स वाली क्वांटिटी नीचे आएगी। अब जरा गौर कीजिएगा, हेयर स्लोप इज इक्वल टू, ध्यान व्हाइट बोर्ड की तरफ होना चाहिए। मुझे बताइए वाई एक्सिस पर आपने क्या ली हुई है, आई, आई ऊपर आ गया, और मेरा भाई एक्स एक्सिस पर आपने क्या लिया हुआ है, वी, तो आई ओवर वी आ गया। क्या आ गया आपके पास, आई ओवर वी। अब ये आपके पास ओहम लॉ है। अगर इधर से मैं वी ओवर आई निकालूं तो वो किसके इक्वल आएगा, आर के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? और अगर मैं आई ओवर वी निकालूं तो वो किसके इक्वल होगा, 1 ओवर आर। ये बात को समझ नहीं है, एमसीक्यूज बन जाते हैं। आई ओवर वी निकालूं तो वो किसके इक्वल होगा, 1 ओवर आर। किसके इक्वल? और 1 ओवर आर किसके इक्वल है, जी के। और जी क्या है, कंडक्टेंस। अब एमसीक्यूज में आपसे शेयर करने लगा हूं। अगर आपके पास आई वी ग्राफ है, आई अलोंग वाई एक्सिस है, वी अलोंग एक्स एक्सिस है, उसकी आप स्लोप निकालो तो स्लोप आपको किसकी वैल्यू देती है, आई ओवर वी की। आई ओवर आई ओवर आई ओवर, और आई ओवर वी किसके इक्वल है, 1 ओवर आर की। और 1 ओवर आर किसके इक्वल है, जी के। जी क्या है यहां पर, कंडक्टेंस। तो इसका मतलब ये हो गया कि आई वी ग्राफ की अगर स्लोप कैलकुलेट की जाए, आई वी ग्राफ की क्या कैलकुलेट की जाए, स्लोप, तो स्लोप गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट कंडक्टेंस। एमसीक्यू से ग्राफ किस किस के दरमियान है, आई और वी के दरमियान। आई किस एक्सिस पर है और वी किस पर है। अगर इसकी स्लोप निकालोगे तो वो हमें किसके बारे में बताएगी, कंडक्टेंस के बारे में बताएगी। ये बात नहीं बोलनी, एमसीक्यूज आ जाते हैं। अच्छा, स्लोप को एक और मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपसे शेयर किया था, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। तो फिर मैं कह सकता हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो थीटा है वो हमें किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, कंडक्टेंस की। जी बच्चों, किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, कंडक्टेंस की। अब एमसीक्यूज कैसा आता है जरा गौर कीजिएगा। मैं आपको इधर एक ग्राफ बना के दिखाता हूं, ये एंटी टेस्ट में भी एमसीक्यूज आए हुए हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। इस तरफ मैंने ले लिया है आई, इस तरफ मैंने ले लिया है वी। पहले दो बना के दिखाता हूं, सिंपल से बात शुरू करते हैं, बाद में फिर समझ लीजिएगा। एक ग्राफ ये है, इसका एंगल है कोई भी थीटा, लेट से। दूसरा ग्राफ मैं ये रेड से बना देता हूं, दूसरी लाइन ये है और इसका एंगल है लेट से थीटा 2, नीचे वाले का थीटा 1 और ऊपर वाले का थीटा 2। और सबको नजर आ रहा है, आप सबको नजर आ रहा है
कि थीटा 2 बड़ा है किससे, थीटा 1 से। अब वो आपको एमसीक्यूज क्या देगा, ये डायग्राम बना देगा। लेट से वो कहता है कि दो मटेरियल है, ये ए मटेरियल का ग्राफ है, ये बी मटेरियल का ग्राफ है। तो बताओ इन दोनों में से किसकी कंडक्टेंस ज्यादा है, किसकी कंडक्टेंस ज्यादा है। अब आपके पास ये कॉन्सेप्ट होगा कि सर ने बताया था कि अगर आई और वी के दरमियान ग्राफ हो, आई वाई एक्सिस पर हो और वी किस एक्सिस पर हो, एक्स एक्सिस पर। अगर इस तरह का ग्राफ हो और इस तरह के ग्राफ की क्या कैलकुलेट की जाए, कंडक्टेंस स्लोप। तो स्लोप हमें क्या देती है, और स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब है अगर थीटा ज़्यादा होगा तो स्लोप भी, और अगर स्लोप ज़्यादा होगी तो कंडक्टेंस भी। अब थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से, लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि इस बी ग्राफ की स्लोप ज़्यादा है किससे, ए से। तो जब स्लोप हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, कंडक्टेंस, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि बी मटेरियल की कंडक्टेंस ज़्यादा है किससे, बी मटेरियल की कंडक्टेंस क्या है, ज्यादा है किससे, ये याद रहेगा या नहीं रहेगा। अच्छा, इसका ट्विस्ट भी पूछ लेता है मेरा भाई, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के क्या है, इनवर्स है। अगर एक जगह पर कंडक्टेंस ज्यादा है तो वहां पर रेजिस्टेंस क्या होगी, और अगर कंडक्टेंस कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। एग्री करते हो। अच्छा, अगर मैं कहूं ए और बी दो आपके पास ग्राफ हैं, बताओ किस मटेरियल की रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो बताओ मुझे किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, ए की। जिसकी क्या कम है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कम किसकी है, ए की। क्यों कंडक्टेंस कम है, क्योंकि थीटा कम है, और थीटा किसके बारे में बता रहा है, कंडक्टेंस के। और थीटा क्या है हमारे पास, स्लोप। इज दैट क्लियर। इस तरह 2, 3, 4 ग्राफ आपको दे सकता है और कहेगा बताइए किस मटेरियल की कंडक्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है। एक ऑर्डर वाइज भी पूछ सकता है, मसलन यहाँ पर तीसरा बना ले, एक और एंगल बन जाएगा थीटा 3, तो आपको एमसीक्यूज दे देगा कि G3 इज़ ग्रेटर देन G2 इज़ ग्रेटर देन G1, या G1 इज़ ग्रेटर देन G2 इज़ ग्रेटर देन G3। इसी तरह के मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे, या रेजिस्टेंस के केस के ऑप्शन दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। समझ आ गई बात की, कोई मसला तो नहीं किसी को। ओके, तो कोई भी, अब ग्राफ के ऊपर वापस आ जाइए, कोई भी ऐसा मटेरियल जो ओहम लॉ को ओबे करेगा उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा इस शेप का। अगर कोई ऐसा मटेरियल आपके पास आ जाए जो ओहम लॉ को ओबे ना करे, जो ओहम लॉ को ओबे ना करे, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आप उसको बाद में नोट कर लीजिएगा, वहां से मैं आगे आपको पॉइंट समझा दूं कुछ। तो अब अगर हम मटेरियल्स को डिवाइड करें ना, मटेरियल्स को आपने टॉपिक रेलिवेंट, तो दो तरह के मटेरियल्स हो सकते हैं, ओहमिक और दूसरे नॉन ओहमिक। ओहमिक भी हो सकते हैं और नॉन ओहमिक भी मेरा भाई हो सकते हैं। ओहमिक मटेरियल कौन से होंगे, विच ओबेज कौन सा लॉ, ओहम्स लॉ। और अगर ओहम लॉ ओबे कर रहे हैं तो ग्राफ कैसा होना चाहिए, जी भाईजान बताइएगा प्लीज, स्ट्रेट लाइन। अब नॉन ओहमिक, ज़्यादातर जो कंडक्टर है ना, नॉर्मली कंडक्टर्स वो किसी हद तक ओहम लॉ को ओबे करते हैं। नॉन ओहमिक है तो नॉन ओहमिक का ग्राफ किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक है, मैं दो चीज़ों का ग्राफ शेयर करूंगा। एक आपके पास है टंगस्टन, इसको हम W से ज़ाहिर करते हैं, ये आपके पास मटेरियल है। इधर आपको ये जो है ये लगा हुआ है, पीरियोडिक टेबल लगा हुआ है, 74 नंबर जो मटेरियल है ना वो टंगस्टन है, W से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपके पास जो बल्ब होते थे, अब तो ये एनर्जी सेवर आगे हुए हैं ना, बल्ब में जो कॉइल होता था ना, जो ग्लो करता था, वो बेटा टंगस्टन का आता था। तो टंगस्टन नॉन ओहमिक मटेरियल है। अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे ना, तो वो शुरू में तो स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है फिर आगे उसमें कर्व आ जाता है। तो बेटा ये नॉन ओहमिक है। इसको अगर ये ओहमिक होता तो इसको ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं जाता, ये कर्व हो जाता है, तो ये नॉन
ओहमिक है, ये बेटा नॉन ओहमिक है, ठीक है, आई और वी के लिए। जी मेरा भाई क्लियर ये। इसी तरह एक और उसने एग्जांपल दी है, सेमीकंडक्टर मटेरियल, सेमीकंडक्टर का बना होता है एक डिवाइस है जिसको आप चैप्टर 18 में पढ़ेंगे, डायोड, ठीक है बेटा। इसका भी ग्राफ है, यहाँ पर उसने हाफ ग्राफ डिस्कस किया, सारा नहीं डिस्कस किया, मैं आपको सारा बता देता हूँ, सिर्फ नाम की हद तक बताऊंगा, डिटेल में इंशाल्लाह हम चैप्टर 18 में पढ़ेंगे जाके। इसकी शेप इस तरह की होती है, इधर से ऐसे और फिर इधर से ऐसे, इस तरह ये होता है। आपकी बुक वाले ने ये नीचे वाला हिस्सा नहीं दिखाया, सिर्फ यहाँ तक दिखाया हुआ, देखिए ऐसे ही है बेटे, ठीक है, लेकिन आपको दोनों आने चाहिए। ये बेटा फॉरवर्ड वाइज का है और बेटा ये रिवर्स बाइस का। असर अब ये फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस क्या है, फिलहाल नाम की हद तक याद रखें, ये जब हम डायोड का वर्किंग पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि फॉरवर्ड बाइस क्या होता है और रिवर्स बाइस क्या होता है। बेटा ये ग्राफ आपने कंप्लीट बनाना है, आपकी बुक में इस टॉपिक में उसने हाफ बनाया हुआ है, लेकिन आपने इसको मुकम्मल करना है, ठीक है जी। अब लास्ट में आपको ओहम की डेफिनेशन बता दूं, फिर आज का लेक्चर हमारा खत्म है जी। यहाँ पर है आपके पास ओहम लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज ओहम की डेफिनेशन क्या है, डिफाइन वन ओहम। क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिफाइन वन ओहम, वन ओहम की डेफिनेशन कीजिए। वन ओहम की डेफिनेशन करें, we know that V is equal to IR, ये आपके पास है जी, V is equal to IR। यहाँ से बेटा R की वैल्यू कैलकुलेट करूँ अगर, तो ये V ओवर I के इक्वल हो, ऐसे ही है। अब मुझे बताएगा कोई बच्चा कि पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, बोलो वोल्ट। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। तो आपके पास ये आ गया वोल्ट पर एम्पेयर, तो इससे एक नया यूनिट बन जाएगा जिसको ओहम कहते हैं। इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे और ये इक्वल होगा वोल्ट पर एम्पेयर, इसके इक्वल होगा वोल्ट पर एम्पेयर। तो ये रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम हो गया, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट हो गया और करंट का यूनिट क्या हो गया, एम्पेयर। अब अगर मैं यहाँ पे वन ओहम की डेफिनेशन करूं तो वन ओहम किसके इक्वल होगा, ये वन ओहम है, यहां पर भी 1 वोल्ट आएगा और करंट भी कितना होगा, 1 एम्पेयर। अब आपने खुद डेफिनेशन करनी है, मैंने नहीं करनी, मुझे आपने खुद बताना है कि अगर एक ऐसी वायर हो, मैं ऊपर बना देता हूं ये, अगर मेरे पास एक ऐसी वायर हो, उस वायर के अक्रॉस, उस वायर के क्रॉस मैं कितने वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप करूं, 1 वोल्ट का। बेटे कितने वोल्ट का, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप करूं। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप करने से इस वायर में से गुजरने वाले करंट की मिकदार कितनी हो, 1 एम्पेयर। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास अगर एक ऐसी वायर हो, ऐसा कंडक्टर हो कि जिसके क्रॉस मैंने 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करने से उसमें से कितना करंट गुजरे, 1 एम्पेयर। तो ऐसे वायर की रेजिस्टेंस क्या कहलाएगी, 1 ओम। मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिख रहा, बाद में उसको लेक्चर को देख लीजिएगा, बात को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं लास्ट टाइम इसको रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुनिए। अगर मेरे पास एक ऐसा कंडक्टर हो जिस कंडक्टर के क्रॉस मैं कितना पोटेंशियल अप्लाई करूँ, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करने से उसमें से कितना करंट गुजरे, 1 एम्पेयर। तो ऐसे वायर की जो रेजिस्टेंस होगी वो मेरा भाई कितनी होगी, 1 ओहम होगी, और इसको मैं 1 ओमेगा से। इज दैट क्लियर, सबको समझ आ गई जी? थैंक यू सो मच जी, ये हमारा आज का लेक्चर।